नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की दोस्तों हमारी जो क्लास रहने वाली है वो राजस्थान इतिहास की ये प्रीवियस प्रश्नों की क्लास रहने वाली है। इस क्लास में दोस्तों जो भी हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो भी हमारे जो साथी है, चाहे वो राजस्थान की किसी भी कंपटीशन एग्जाम चतुर श्रेणी की हो, जेल प्रहरी की हो, या फिर वो राजस्थान की जो भी हमारी जो आगामी जो इस साल से जो स्टार्ट होने वाली जो भी एग्ज़ाम है उन सभी की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की जो हमारी शुरुआत है वो राजस्थान इतिहास के जो जितने भी प्रीवियस प्रश्न हैं उन सबको हम टॉपिक वाइज, है ना, टॉपिक वाइज उन प्रश्नों को हम देखेंगे और उन प्रश्नों का हम विश्लेषण कर लेंगे, जिससे हमारा जो चैप्टर है ना वो बिल्कुल ही कवर हो जाएगा, है ना, जिससे हमको प्रीवियस प्रश्नों को और को नहीं देखना होगा, है ना। तो आ जाइए, जुड़ जाइए, और ए बाई चैनल पर आप नए आए तो ए बाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। तो हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है कि राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। राजस्थान, एक मिनट दोस्तों, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। वेरी, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक किसे, हिस्ट्री की जो हमारी जो इतिहास है राजस्थान का, हम उसकी शुरुआत करें तो हमारी पहला प्रश्न भी ये रहा कि राजस्थान का यानी कि राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। जनक बोल दो या पिता किसे कहा जाता है। तो देखो, जी एन शर्मा, जी एच ओझा, श्यामदास व कर्नल कर्नल टोड किसे दोस्तों राजस्थान का जनक कहा जाता है, बताइए। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड, है ना। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का पितामह कहा जाता है या जनक कहा जाता है ना दोस्तों। और कर्नल जेम्स टोड है ना, इनके बारे में हम कुछ देखते हैं। कर्नल जेम्स टोड का दोस्तों जो जन्म हुआ, कर्नल जेम्स टोड का दोस्तों जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो 1782 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था दोस्तों, ब्रिटेन के अंदर हुआ था, है ना। कर्नल जेम्स टोड का जन्म कहाँ पर हुआ था, ब्रिटेन के अंदर हुआ था। और दोस्तों ये 1798 में, है ना, कब, 1798 में भारत में सर्वप्रथम आए थे, यानी कि सर्वप्रथम आए, सर्वप्रथम भारत आए, सर्वप्रथम भारत आए थे, है ना। और दोस्तों ये जो कर्नल जेम्स टोड है ये हमारे राजस्थान के अंदर, है ना, हमारे राजस्थान के अंदर 1806 ईस्वी में मांडलगढ़ आए थे। कहाँ पर आए थे, मांडलगढ़। और हमारा मांडलगढ़ कहाँ पर है दोस्तों, भीलवाड़ा के अंदर, है ना। कहाँ पर आए थे, यानी कि आपको पूछ ले कि कर्नल जेम्स टोड भारत में सर्वप्रथम कब आए, तो 1798 में ईस्वी में आए थे। और राजस्थान के अंदर कब आए, ये आए थे 1806 ईस्वी के अंदर, है ना दोस्तों। और दोस्तों ये जो कर्नल जेम्स टोड है, इनको दोस्तों 1813 ईस्वी में, 1813 ईस्वी में, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नल, है ना, कर्नल पद दिया था। यानी इनका नाम तो वैसे तो टोड ही था, बट इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 ईस्वी में कर्नल का पद दिया था, है ना। और दोस्तों ये जो कर्नल जेम्स टोड है ये हमारे 1818 से लेकर 1822 तक, 1818 से लेकर 1822 तक ये हमारे मेवाड़ के क्या रहे थे, सर्वप्रथम सर्वप्रथम मेवाड़ रियासत के, है ना, सर्वप्रथम मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट, पीए, पीए नियुक्त किए गए थे, है ना, पीए नियुक्त किए गए थे, है ना दोस्तों। और ये जो कर्नल जेम्स टोड है ये हमारे भारत से कब गए थे, ये हमारे भारत से गए थे 1822 ईस्वी में, भारत से गए, यानी फिर से ब्रिटेन चले गए थे, है ना। और दोस्तों इन्होंने, है ना, 1829 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक लिखी, है ना, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कौन सी, एनाल्स, है ना,
एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ, एनाल्स एंड एंटिक्विटी, है ना, एंटिक्विटी, एक मिनट, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान, है ना। इन्होंने 1829 ईस्वी में, है ना, इन्होंने, है ना, 1829 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक लिखी, एनाल्स एंड एंटिक्विटी, है ना। ये क्या है, एक पुस्तक है। और इसी का दूसरा भाग, इसी का दूसरा भाग कौन सा है दोस्तों, है ना। इसी का जो दूसरा भाग है दोस्तों, उसका नाम है द सेंट्रल, है ना, द सेंट्रल वेस्टर्न, द सेंट्रल वेस्टर्न, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, है ना, ऑफ इंडिया। इनकी ये क्या है, दूसरी पुस्तक है, यानी कि इन्होंने, है ना, 1800 इन्होंने 1829 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक लिखी, एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, है ना। इसका ये दूसरा भाग है, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और दोस्तों इनकी ये पुस्तक जो समर्पित है, इनकी ये पुस्तक जो समर्पित है इनके गुरु, है ना, इनके गुरु यति ज्ञानचंद्र को, यति ज्ञानचंद्र को ये बुक क्या है, समर्पित है। ये क्या है, गुरु है, कर्नल जेम्स टोड के क्या है, गुरु है। इनको ये बुक क्या है, समर्पित है ना दोस्तों। और इस बुक का दोस्तों जो संपादक है ना, इस बुक का दोस्तों जो संपादक है दोस्तों, वो है विलियम क्रुक। कौन है, विलियम क्रुक, इस बुक का क्या है, संपादक है। और दोस्तों जो कर्नल जे टोड है, इनकी जो मृत्यु है दोस्तों, है ना, इनकी दोस्तों जो मृत्यु है वो 1835 ईस्वी में, कब, 1835 ईस्वी में स्कॉटलैंड में हो गई थी, स्कॉटलैंड में, है ना, स्कॉटलैंड में हो गई थी दोस्तों। इनका एक उपनाम है, वो भी याद रखना, उपनाम है इनका घोड़े वाले बाबा, है ना। क्या नाम है, घोड़े वाले बाबा, क्योंकि दोस्तों ये अपना भ्रमण है घोड़े पर बैठकर करते थे, इसलिए इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाने लगा, बाबा, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार ये कर्नल जेम्स टोड के बारे में कुछ बातें रही। जिस प्रकार देखो, ये जो कर्नल जेम्स टोड है, इनका जन्म दोस्तों 1182 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ था। 1798 सॉरी 1782 ईस्वी में, है ना, 1798 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत आए थे। 1806 ईस्वी में मांडलगढ़ भीलवाड़ा सर्वप्रथम, है ना, सर्वप्रथम 1806 ईस्वी में मांडलगढ़ भीलवाड़ा आए थे। और 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें कर्नल का पद दिया था। 1818 से लेकर 1822 ईस्वी तक ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट पीए के रूप में नियुक्त हुए थे। और दोस्तों 1822 ईस्वी में ये भारत से गए थे। और इन्होंने 1829 ईस्वी में एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी थी। इसी का दूसरा भाग था द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये जो बुक है दोस्तों, वो इनके गुरु यतीन्द्र ज्ञानचंद्र को समर्पित है। और दोस्तों इस बुक का जो संपादक है, यानी कि एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान पुस्तक का जो संपादक है दोस्तों, वो विलियम क्रुक है। और इनकी दोस्तों जो मृत्यु है वो 1835 ईस्वी में स्कॉटलैंड में हो गई थी। और इनका उपनाम है घोड़े वाले बाबा, है ना। तो इस प्रकार हमारा इसके अंदर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। दोस्तों जो भी पढ़ना है हमको पूरे डिटेल से पढ़ना है, जिससे आगामी जो भी प्रश्न बन सके उनको भी हम साथ में कवर करते चले, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रश्न है
देखो वो है कि बरली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्ह किया गया है। दोस्तों जो बरली स्टोन के अंदर जो एपिग्राफक जो शिलालेख है वो चिन्हित किया गया है, यानी कि किस लिपि में या किसके लिए चिन्हित किया गया है। संस्कृत पांडुलिपि में, ब्राह्मी पांडुलिपि में, प्राकृति पांडुलिपि में, या फिर खरोष्टी पांडुलिपि में, किस लिपि में दोस्तों ये चिन्हित किया गया है। बताए दोस्तों, जो बरली स्टोन का जो शिलालेख है वो किस चिन्हित में पांडुलिपि में चिन्हित किया गया है। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी पांडुलिपि, है ना। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी पांडुलिपि में इसको चिन्हित किया गया है ना। और दोस्तों ये जो बरली का जो ये जो बरली स्टोन जो शिलालेख है दोस्तों, है ना, इसका दोस्तों ये जो शिलालेख है वो हमारी दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व का है ना, पूर्व का शिलालेख है। क्या है? ये जो बरली स्टोन जो शिलालेख है ना, एपिग्राफर, वो हमारी दूसरी शताब्दी से पूर्व का क्या है? शिलालेख है। और दोस्तों ये उत्कीर्ण है ना, ये यानी किस लैंग्वेज में उत्कीर्ण है? ये दोस्तों उत्कीर्ण है ब्राह्मी, किसमें? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में ये क्या है? उत्कीर्ण है ना दोस्तों। और ये हमारे कहाँ पर स्थित है? यानी कि ये शिलालेख है दोस्तों, ये हमारे कहाँ पर स्थित है? ये हमारे अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अजमेर के अंदर स्थित है। अजमेर में कौन सी माता के मंदिर में स्थित है दोस्तों? ये अजमेर के अंदर हमारे दोस्तों मिल्लोत माता के मंदिर में, है ना। कौन से माता के मंदिर में? मिल्लोत माता के मंदिर में क्या है? स्थित है ये शिलालेख, है ना। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, देखो बरेली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है? दोस्तों जो बरेली का जो शिलालेख है ना, मैंने अभी पिछले पिछले प्रश्न में बताया, जो बरेली का जो अशोक का कालीन जो पूर्व है का माना जाता है, यानी कि अशोक कालीन पूर्व का जो शिलालेख माना जाता है वो कहाँ पर स्थित है ना। मैंने पिछले प्रश्न में बताया था वो हमारे कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अजमेर में स्थित है ना। अजमेर में स्थित है। और अजमेर में कहाँ पर दोस्तों? ये अजमेर में हमारे मिल्लोत माता के मंदिर में, मिल्लोत माता के मंदिर में। तो इस प्रकार इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, देखो वो है कि राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? दोस्तों राजस्थान के जो आलनिया के जो प्रागैतिहासिक जो चित्र थे उनकी खोज किसने की? बताइए दोस्तों। डॉक्टर जगत नारायण ने, D.H. गार्डन, या फिर डॉक्टर एस कुमार ने, या फिर V.S. वाकणकर ने? बताइए दोस्तों किसने आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों का यानी चित्रों की खोज की है? दोस्तों इन्हीं प्रश्नों में से कई बार आगामी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो ये बार इस क्लास को अंत तक जरूर देखते रहना, और ये बार इस क्लास को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना, है ना। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जगत नारायण, है ना। डॉक्टर जगत नारायण, है ना। डॉक्टर जगत नारायण ने आलनिया के जो प्रागैतिहासिक चित्र थे उनकी क्या की थी? खोज की थी, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि किस स्थान पर, यानी कि कौन से स्थान पर जो सरस्वती नदी है उनके लुप्त होने का जो उल्लेख है वो महाभारत में हुआ है। विंसन नदी विंसन वल तरवणी कालीबंगा, कौन से स्थान पर दोस्तों सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख में महाभारत में हुआ है, यानी महाभारत में हुआ है? बताइए। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा विंसन, है ना।
कहाँ पर? विंसन। जो विंसन स्थान है वहां पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का क्या है, हमें उल्लेख मिलता है ना। और दोस्तों यहाँ पर यानी कि ये जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी के किनारे दोस्तों, सरस्वती नदी के किनारे दोस्तों यहाँ पर कुरुक्षेत्र था। क्या था? कुरुक्षेत्र था, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा दोस्तों, देखो वो है कि गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है। दोस्तों जो गोसुंडी का जो शिलालेख है वो किस भाषा में लिपिबद्ध है? प्राकृत में, राजस्थानी में, अपभ्रंश में, या फिर संस्कृत, संस्कृत में? बताए दोस्तों, जो गोसुंडी का शिलालेख है वो किस भाषा में लिपिबद्ध है? तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृत, है ना। किस भाषा में लिपिबद्ध है दोस्तों? संस्कृत में, है ना। और दोस्तों ये जो हमारा जो गोसुंडी शिलालेख है दोस्तों, ये हमारा है ना द्वितीय शताब्दी यानी कि दूसरी शताब्दी, है ना, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व का है ना, पूर्व का है ना दोस्तों। और ये हमारे कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, है ना। जो गोसुंडी शिलालेख है दोस्तों ये हमारे चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है? स्थित है ना। और दोस्तों इस जो गोसुंडी शिलालेख है ना दोस्तों, ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव बोल दो या फिर भागवत, है ना, भागवत संप्रदाय से क्या है? संबंधित है। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, देखो वो है कि गोसुंडी का शिलालेख स्थित है, गोसुंडी का शिलालेख स्थित है। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़, है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है देखो हमारा, वो है कि गोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है। दोस्तों जो गोसुंडी का जो अभिलेख है वो किस लिपि में लिखा गया है? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत में, है ना दोस्तों, संस्कृत। और संस्कृत के साथ ही ये संस्कृत एवं किस लिपि में? ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि में, है ना। सॉरी एक मिनट, है ना, ये इसके अंदर है ना, ये गोसुंडी शिलालेख है ना। तो इसके अंदर दोस्तों देखो यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ब्राह्मी और संस्कृत दोनों ही में है ना। ये जो गोसुंडा शिलालेख है दोस्तों वो ब्राह्मी व संस्कृत दोनों में लिखा गया है ना, दोनों में है ना, दोनों में। ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है यहाँ पर। तो नेक्स्ट है हमारा, देखो वो है कि राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों जो राजस्थान का जो वैष्णव धर्म है वहाँ का प्राचीनतम जो अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? गोसुंडी से, आनंदसा से, बरनाला से, या फिर मंडोर से? बताए दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोसुंडी से, है ना। कहाँ से प्राप्त हुआ है? गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, देखो वो है कि चांदी का त्रिशूलिया पत्रिसिरिया सिक्का किस राज्य में बनता था। दोस्तों चांदी का जो है ना, जो चांदी का त्रिशूलिया व पत्रिसिया जो सिक्का है वो राज्य में बनता था। किस राज्य में बनता था दोस्तों? बीकानेर में, डूंगरपुर में, जोधपुर में, जयपुर में? बताए दोस्तों किस राज्य में बनता था? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डूंगरपुर में, है ना। डूंगरपुर के अंदर त्रिशूलिया और जो तीसरिया जो सिक्का है वो बनता था। इसके जो अन्य सिक्के हैं यानी कि डूंगरपुर के जो अन्य सिक्के हैं
वो है देखो, है ना, उदय शाही, चित्तौड़ी व सालिम शाही। कौन कौन से है? उदय शाही, चित्तौड़ी व सालिम शाही। इसके क्या है? अन्य सिक्के। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, देखो वो है कि राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? राजस्थान के अंदर दोस्तों अशोक का जो अभिलेख है वो कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बड़ली में, बरनाला में, बेराट में, या फिर भुजकला में? बताए दोस्तों, कहाँ पर अशोक का जो जो अशोक का अभिलेख है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेराट से, है ना। कहाँ से प्राप्त हुआ था अशोक का जो अभिलेख? वो हमारे बेराट से प्राप्त हुआ था। और बेराट कहाँ पर है हमारी? अभी कोटपुतली बहरोड में, है ना। और दोस्तों यहाँ से हमें अशोक के दो अभिलेख मिले, दो अभिलेख क्या है मिले थे। कौन कौन से मिले थे? दो दो अभिलेख मिले। कौन कौन से? एक तो मिला था भाबरू, एक कौन सा मिला था? एक तो हमें भाबरू मिला था, दूसरा मिला था यहाँ पर बेराट, है ना, बेराट अभिलेख। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 11-12 प्रश्नों पर राजस्थान के जो हमारे जो प्रमुख सिक्के और वो हमारी राजस्थान की प्रमुख जो अभिलेख है उनके बारे में आज के हमने क्लास में ये चर्चा कर ली। इनके जितने भी जो प्रीवियस प्रश्न थे उनके बारे में देख लिया। और दोस्तों इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी हमने हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।